जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों हम लोग मैथ्स, जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और जिनको भी क्लास का नोट्स या स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए तो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद किस प्रकार से बैच आपको परचेज करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बता देंगे। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप लोग लिख लीजिए, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है 30, 38, 35, 28, 25, 20, 18, 16, 17 और 19। इसका आपको माध्यिका निकालना है। ये क्वेश्चन हमने कल भी आपको बताया था, तो इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। जिनको भी ये क्वेश्चन देखना है, कल रात में जो 8 बजे क्लास हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका आंसर बता देते हैं, 22.5 निकला था, 22.5। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर दिए हैं, उसमें कुछ टाइपिंग एरर था। तो यहाँ पर बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए की बात करें, 2 परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है? अपरिमेय है। और हम सभी जानते हैं एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय का अंतर क्या होता है? वो अपरिमेय होता है, तो ये तो होगा नहीं। डी ऑप्शन में देखिए, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग भी अपरिमेय होता है, तो ये भी आंसर होगा नहीं। अब बचा बी और सी ऑप्शन की बात करें तो इसको सॉल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √2 गुना √5, अब प्लस क्या होगा? √5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2√10 और ये कितना हो जाएगा? 5। 5 2 7 प्लस 2√10। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 परिमेय है, 2 भी परिमेय है, लेकिन √10 क्या है? अपरिमेय है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो बचा आपका केवल बी ऑप्शन, यही इसका सही जवाब है। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 25/8, जो कि एक परिमेय संख्या है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पाई क्या है? परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? तो इसका सही जवाब है मांडवी नदी। ठीक है, मांडवी गोवा राज्य की मुख्य नदी है। मांडवी जो है कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, क्योंकि ये गोवा में है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, मांडवी नदी। आगे देखिए, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहते हैं? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। क्या बोला जाता है? राजस्व घाटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 6। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो इसका सही जवाब है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक चला था। आगे देखिए, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को नवाब बनाया गया। चलिए, क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए। और जो भी क्लास में क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, तो इस युद्ध में सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। मीर जाफ़र, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। हैदर अली की बात करें तो मैसूर राज्य का संस्थापक था हैदर अली।
टीपू सुल्तान की बात करें तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। ठीक है। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन साबित हुआ था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर बताइए और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का समय है शाम 7:30 बजे और एक क्लास है रात में 8 बजे और दोनों क्लास का PDF आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में दिया जाता है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया जो भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकने के लिए लाया गया था और इसी रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो ये 1784 में आया था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को। और साथियों क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से वन लाइनर फॉर्म में फुल डिस्कशन के साथ दिया जाता है। टोटल 61 नोट्स अपलोड कर चुके हैं एप्लीकेशन पर। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो यहाँ पर देखिए नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल करके भी इस नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स दिया जा रहा है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तो मान लेते हैं एक 3x है दूसरा 2x है। अनुपात का मतलब बटे होता है। बोल रहा है पहली और दूसरी संख्या से 8 और 6 घटाना है, यानी कि पहली संख्या में 8 घटाना है तो 3x में 8 घटा देते हैं और 2x में 6 घटा देते हैं तो ये अनुपात हो जाता है 8/5। अब इसको क्रॉस गुना करके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 × 15x और -40 बराबर कितना हो जाएगा? 16x - 48। तो 15x - 16x बराबर -48 + 40। तो यहाँ पर -x बराबर क्या हो जाएगा? -8, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। तो अनुपात क्या था? 3:2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे 3x था पहला अनुपात, दूसरा था 2x। तो x के जगह पे 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 8 = 24 और यहाँ पे रखेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 24:16। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा। इसका आंसर है 30 वर्ष। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का नाम 1954 से पहले क्या था? तो 1954 से पहले राज्यसभा का नाम था पूर्व राज्य परिषद। ठीक है, 1954 से पूर्व क्या था? राज्य परिषद। तो अगर आपसे पूछे 1954 से पहले राज्यसभा का नाम क्या था? तो राज्य परिषद था। 1954 के बाद किया गया राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर एक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और जो सेवानिवृत्त सदस्य है वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा में जो सेवानिवृत्त सदस्य है कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो याद रखिएगा कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें कोई भी रोक नहीं है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य संख्या निर्धारित किया गया है और वर्तमान में कितना है? तो 245। अधिकतम 250 हो सकता है, वर्तमान में कितना है? 245। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किया गया था?
तो यह है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी 74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया था। ठीक है, 9 का क जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। 74वें संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, तो अनुसूची पूछे 12वीं अनुसूची, भाग पूछे 9 क। अच्छा, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है और इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। भारत में पंचायती राज लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा मद्रास में। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में। कब? 1688 में। अच्छा, बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो लिख लीजिए, बम्बई और कलकत्ता में 1726 में नगर निगम की स्थापना होती है। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। आगे देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संख्या कितनी है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। वर्तमान में 34 है, 33 न्यायाधीश है और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन जिस समय बनकर तैयार हुआ था ये सर्वोच्च न्यायालय, उस समय जो था मूलतः उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी और वर्तमान में कितना हो गया है? 34। अच्छा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? संजीव खन्ना आंसर नहीं करना है, संजीव खन्ना रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद कौन है बताइए? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना की बात की गई है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 124। भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय बोले, सर्वोच्च न्यायालय बोले या सुप्रीम कोर्ट, तीनों एक ही नाम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? चलिए, क्वेश्चन 14 के लिए आप लोग आंसर लगाइए। तो कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 55। ठीक है, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है 72 में। 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण जो लिया जाता है उसके बारे में बताया गया है 60 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो कई बार बता चुके हैं, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगर आपसे पूछे जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो संसद का अगर अनुमोदन हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन अनुमोदन होने के बाद कितने महीना तक चलता है? 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक चलती है। इससे अधिकतम ये 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है मैक्सिमम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इससे अधिक अवधि के लिए अगर लागू करना है राष्ट्रपति शासन तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, लेकिन मैक्सिमम 3 वर्ष तक, ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352, ठीक है, ये अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, लेकिन जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ सकता है और 3 साल से अधिक बढ़ाना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है?
तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष है और अन्य सदस्य है, नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन हटा सकता है भारत का राष्ट्रपति। अब राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा और सदस्य, कार्यकाल पूछा जाता है तो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये था राज्य मानवाधिकार आयोग और इस क्वेश्चन में है राज्य लोक सेवा आयोग, तो दोनों अलग है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन कर गया? तो राज्य का राज्यपाल। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल। लेकिन अगर अध्यक्ष या अन्य सदस्य को हटाना है तो ये कौन हटा सकता है? तो केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है उच्चतम न्यायालय के सलाह पर। अच्छा, राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल पूछे तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा या 70 वर्ष के लिए। ठीक है, 70 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले पूरा हो। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। बताइए, भारत में कौन सबसे ऊपर है? इसका सही जवाब है संविधान। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, संविधान। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो यह है समानता। ए ऑप्शन सही है, समानता। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? आंसर है मालदीव। मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक के कौन कौन देश सदस्य हैं आप लोग लिख लीजिए या फिर इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, ये बिम्स्टेक के सदस्य हैं, जबकि मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? चलिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आपका डेली रिवीजन होगा। इसका सही जवाब है गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसकी लंबाई कितनी है तटरेखा की? तो 1214.7 किलोमीटर। अच्छा, भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो गोवा हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछे गुजरात। एक क्वेश्चन और बनता है, प्रायद्वीपीय भारत में पूछे, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तब आपको आंसर करना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगर प्रायद्वीपीय भारत ना पूछे तब आपको आंसर करना है गुजरात। अच्छा, आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 973.7 किलोमीटर। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, जैसे कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे है? तो टोटल 9 राज्य है। कौन कौन? तो गुजरात से स्टार्ट कीजिए, तो गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर आपका 5 राज्य और इधर से 4 कौन कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर क्या आएगा? तो ओडिशा, फिर आपका तमिलनाडु के ऊपर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश के ऊपर आपका आ जाएगा ओडिशा, फिर पश्चिम बंगाल। इधर 4 और इधर 5, टोटल 9 राज्य है। फिर से रिपीट कर देते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गोभी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अब चलिए, मरुस्थल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है आइए आपको बताते हैं।
तो सबसे पहले गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है। मंगोलिया और चीन में। कालाहारी मरुस्थल ये पूछा जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका मध्य में है। और देश पूछे तो बोत्सवाना, अफ्रीका मध्य में है, बोत्सवाना में। तकला माकन मरुस्थल, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, तकला माकन मरुस्थल ये कहाँ पर है? तो ये चाइना में है। आटाकामा मरुस्थल ये भी पूछा जाता है, तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। सहारा मरुस्थल पूछे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, सहारा मरुस्थल। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? बताइए, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? इसका आंसर है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। बी ऑप्शन आपका सही है, जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हरित क्रांति जो शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम गॉड ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम गॉड ने। और विलियम गॉड कौन थे? अमेरिका के डॉक्टर थे विलियम गॉड। डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन हैं? बताइए, डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है? इसका आंसर है बोरिस पास्टरनेक। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। बोरिस पास्टरनेक की बात करें, एक रूसी कवि एवं लेखक थे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय देसी संगीत दिवस और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? (1780) में। कब शुरू किया गया था? 1780 में। इसके संस्थापक कौन थे बंगाल गजट के? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अच्छा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछे कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, उदंत मार्तंड। ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर शुक्ला। जुगल किशोर शुक्ल हिंदी समाचार पत्र के संपादक थे। पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सा ऐसा पत्रिका था जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को बदल दिया था? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, जो कि बांग्ला भाषा में था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अमृत बाजार पत्रिका का जो भाषा है वो चेंज कर दिया गया था अंग्रेजी भाषा में। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। गंगवंश की बात करें तो गंगवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वज्रहस्त पंचम को। वज्रहस्त पंचम को क्या माना जाता है? गंगवंश का संस्थापक। हम्पी की बात करें, आप सभी जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे? तो नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार थे, एडवर्ड लुटियंस और दूसरा हर्बर्ट बेकर। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। हमारी जो नई संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। विमल पटेल। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे पूछा जाता है? तो ली कार्बूजियर। ली
कार्बूजियर कौन थे? चंडीगढ़ के वास्तुकार। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? जॉर्ज विटेट। जो भी बता रहे हैं ये सब कुछ आपको लिख कर दे देंगे नोट्स में, ठीक है। अगर विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार पूछे तो विलियम इमर्सन। केवल यहाँ पे सुनिए, 16 महाजन पदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, ठीक है, अंगुत्तर निकाय से। देखिए 16 महाजन पद में से अधिकांश महाजन पद कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश और बिहार में केंद्रित था। दक्षिण में एकमात्र महाजन पद था, वो था अस्मक, ठीक है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद कौन सा था? अस्मक, जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? पोटली या पोतना, बता चुके हैं, ये भी नोट्स में भी डाल चुके हैं। पोटली इसकी राजधानी थी। श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो साथियों श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में। 1948 में श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन। क्या बोला जाता था? सिलोन। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? और देखिए जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका रेगुलर ऐसा ही क्लास चलता रहे। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा और तुर्की का अब नया नाम हो गया है तुर्की। तुर्की, ये तुर्की का अब नया नाम रखा गया है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह पूछे? चांद तारा। क्या है? चांद तारा, ये तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है। तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा तुर्की की मुद्रा का नाम है। वेलिंगटन की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। कैनबरा किसकी राजधानी है? तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में आने वाला जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसको क्या कहता है? विली विली। तो अगर आपसे पूछे कि विली विली क्या है तब आपको आंसर क्या करना है? ऑस्ट्रेलिया में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। चीन में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1978 में। कब होती है? 1978 में। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाईकनाल ये स्थित है पालनी हिल्स में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। पालनी हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पहाड़ी है। और कोडाईकनाल की बात करें तो हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है कोडाईकनाल को। सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? इसका आंसर है 23। सरकार अनिवार्यतः 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं एमएसपी इसकी घोषणा करती है। चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 23। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के.एम. बीनामोल किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है राष्ट्रीय आय। आगे देखिए, कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं?
तो ये पुरस्कार कौन सा है बताइए? इसका है क्रिस्टल पुरस्कार। कंपन स्वरी वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है? सी राइट आंसर है, घन वाद्य कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किम्ज स्नाइपर है? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, ये जो नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। तो सिक्किम स्नाइपर कहा जाता है बाईचुंग भूटिया को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो स्थित है। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। तुमने गलती की है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तुमने गलती की है। इसका क्या बनेगा? तो इसका बनेगा यू हैव मेड अ मिस्टेक। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगा? इसका आंसर है बढ़ती है। क्या होगा? बढ़ती है। जो क्रिया अभी भी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी भी हो रही हो उसे तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल। बी ऑप्शन सही है। आग शब्द क्या है? ये सबसे आसान क्वेश्चन है, तद्भव। और इसका तत्सम क्या बनेगा? अग्नि। तत्सम तद्भव के बारे में समझा चुके हैं। उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है? बताइए कौन इसमें से गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो कुछ ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये क्या है? संख्यात्मक विशेषण है। बाकी काली, गोल, अच्छा, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए क्वेश्चन 48 के लिए आंसर। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। पायरोमीटर पूछे तो दूर स्थित वस्तुओं के ताप ज्ञात करने में, यानी अत्यधिक तापमान को मापना है तो इसके लिए पायरोमीटर है। मोनोमीटर पूछे, मोनोमीटर तो गैस का दाब ज्ञात करने के लिए मोनोमीटर का इस्तेमाल होता है। ओडोमीटर पूछे तब तो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने में ओडोमीटर का इस्तेमाल होता है। एक पूछा जाता है सेक्सटेंट, नाम यहाँ लिख देते हैं, सेक्सटेंट। इससे क्या होता है? तो सेक्सटेंट से ऊंचाई मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ऊंचाई। एक पूछा जाता है ग्रेविमीटर, ये सब कुछ आपको नोट्स में लिख कर दे देंगे, ठीक है। ग्रेविमीटर तो जल के सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करने में ग्रेविमीटर का इस्तेमाल होता है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और फिर पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत गति क्या है? तो वस्तु की औसत गति निकालना है तो क्या करेंगे? कुल दूरी में कुल समय से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो कुल दूरी कितना है? 18 मीटर, 18 मीटर टोटल 36 मीटर है। कुल समय है 6 सेकंड, 4 सेकंड 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3.6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है। आखिरी क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको किया गया कार्य बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कार्य आपका क्या है? कार्य का सही मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर सूत्र पूछे तो बल गुना विस्थापन होता है। तो चलिए आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से
कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, वन लाइनर जीके चाहिए, तो इसके लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बैच केवल मई मंथ के लिए रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद केवल आपको नोट्स मिलेगा। तो फटाफट से जाकर आप लोग इसे ले सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।